अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैर होंगे। आलमी हालात हाज़िरा, ईरान, अमरीका, इसराइल, लेबनान, रशिया, यूक्रेन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। ईरान अमरीका के ताल्लुक से बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत होने वाली है दोहा में। अभी देखिए कि मीडिएशन जो है वो कतर ने तकरीबन 80% अपने हाथ में ले लिया है पाकिस्तान से। तो अमेरिका का नुमाइंदा जो है स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर वो दोहा पहुंचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत होगी, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई थी उस पर मजीद पेशरफ्त होगी। ईरान ने कहा हमारा भी वफ्द जा रहा है लेकिन बातचीत नहीं होगी। तो फिर वफ्द क्यों जा रहा है? तो वफ्द जा रहा है, जो हमारा एसेट है, फ्रोजन एसेट, उसके बारे में बात होगी। वो भी कतर के नुमाइंदों से होगी, आपसे नहीं होगी। लेकिन जेडी वेंस ने कहा कि नहीं नहीं, बात हो रही है और ये पर्शियन लोगों का निगोशिएशन टैक्टिस है अपने लोगों को खुश करने के लिए, कि ये इस पे बात नहीं होगी, उस पे बात होगी, डायरेक्ट नहीं होगी, इनडायरेक्ट होगी, सामने नहीं बैठेंगे, दूसरे कमरे में बैठेंगे, बात हो रही है। तो अब यह है कि ईरान वाले भी अपने जनता को खुश रखना चाहते हैं और जेडी वेंस भी अपनी पब्लिक को जो है सेटिस्फाई करना चाह रहा है। तो मामला क्या है? तब मामला तो खुदा ही बेहतर जानता है कि जो है, या ये लोग जानते हैं कि बात हो रही है या नहीं हो रही है। तो अल जजीरा का कहने का मतलब ये है कि टेक्निकल बात तो हो रही है। और ये कतर का जो फॉरेन मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर है, मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी, उसने कहा है कि दोनों नेगोशिएशन टीम से मैं मुलाकात किया हूँ और इनके दरमियान जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे तो बात नहीं होगी, लेकिन टेक्निकल मामले पे बात होगी। वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, लेकिन मुद्दा जो रहेगा वो टेक्निकल मामला है। तो अब ये कहाँ से बात आ गई, तो मैं दिखाई देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। इफ़ यू आर जस्ट ज्वाइन अस, देखिए, यूएस वाइस प्रेसिडेंट वेंस सेज ईरान्स पब्लिक डिनायल ऑफ ऑनगोइंग टॉक्स amount to a Persian negotiation tactics, claiming that technical talks between Washington and Tehran are underway। तो कह रहा है कि वाशिंगटन और तेहरान में बात जारी है, सारी है टेक्निकल टॉक्स। अब ये टॉक्स तो टॉक्स है, तो खामखा जो है ये पर्शियन नेगोशिएशन टैक्टिक्स है अपने लोगों को खुश करने के लिए, कि इस पे बात नहीं हो, उस पे बात नहीं हो रही है। और मतलब सामने सामने नहीं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, ये सब कोई ज़्यादा मसला नहीं। ये देखिए, एक आपको चौंकाने वाली बात होगी। ईरान टॉप निगोशिएटर कालीबाफ सेज ईरान कुड नॉट एक्सपोर्ट ए सिंगल बैरल ऑफ ऑयल ड्यूरिंग द यूएस ब्लॉकेट। अभी देखिए, आप लोग न्यूज़ पे क्या सुन रहे होंगे, यहाँ अमेरिका का जो है ब्लॉकेट तो लगा हुआ है, लेकिन ईरान जो है धड़ाधड़ तेल बेच रहा है, यहाँ से बेच रहा है, वहाँ से बेच रहा है, ये सब। देखिए, ईरान का टॉप निगोशिएटर कालीबाफ से क्या कह रहे हैं, ईरान कुड नॉट एक्सपोर्ट ए सिंगल बैरल ऑफ ऑयल, सिंगल बैरल, ड्यूरिंग द यूएस ब्लॉकेट। तो ब्लॉकेट आसान नहीं था। तो ब्लॉकेट से जो है समझ जाइए कि ईरान के ब्लॉकेट से पूरी दुनिया को प्रॉब्लम, तो अमेरिका के ब्लॉकेट से ईरान को भी प्रॉब्लम। बट एक्सपोर्ट्स हैव सर्ज टू 40 बिलियन बैरल इन 2 वीक्स। अब जो 2 हफ्ते से जो है ब्लॉकेट ख़त्म है, तो 40 बिलियन बैरल जो है, मिलियन बैरल ये लोग जो है बेच चुके हैं, यानी 4 करोड़। अच्छा, आगे बात क्या है? स्टेट ऑफ हुर्मुज तो बहुत अहम चीज़ है। कालीबाफ आल्सो सेज ईरान विल होल्ड फर्म ऑन इट्स स्टांस ऑन द स्टेट ऑफ हुर्मुज, saying the waterway is the country's greatest instrument of power। ये ईरान को भी अंदाजा नहीं था कि ये कितना बड़ा हथियार है हमारे लिए। ये बात समझ लीजिए। पहले ईरान समझता था कि हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो हमारे प्रोक्सीज हैं,
चाहे वो हमास हो या हिजबुल्लाह हो या कताइब हिजबुल्लाह हो या फिर हौसी हो, अंसारुल्लाह, ये हमारे बड़े एसेट हैं। और ये बकिया पूरी दुनिया में जो हमारे ये क्या हैं। लेकिन अब जो है ईरान को लगता है कि नहीं, हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, हमारा मिसाइल है और हमारा सस्ता ड्रोन है। ये तीन चीज़ पे है। तब इसके वजह से जो है एज हासिल है कि अगर इसको भी शामिल रखे तो फिर जो है ईरान और मजबूत हो जाएगा। लेकिन मैं एक तज्जिया निगार को पढ़ रहा था, तो उसका कहना यह था कि ये तीन चीज़ आने के बाद हो सकता है कि ईरान जो है वो माइंड योर ओन बिजनेस की तरफ चला जाए। ईरान के पास अपना दिफाई सब कुछ आ गया है, तब ये प्रॉक्सी और ऑक्सी जाने दो, मोरल सपोर्ट वगैरह कर दो, बकिया जो है प्रॉक्सी पालने से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। ये एसेट होने के बजाय लाइबिलिटी है। अभी हिजबुल्ला जो है लाइबिलिटी है क्लास, हमास जो है लाइबिलिटी है, कल हो करके अगर जो है हौसियों से हो जाए तो लाइबिलिटी है। तो एसेट बनने के बजाय ये अब एक जिम्मेदारी बन गई है, उनके वजह से जंग करनी पड़ेगी, उनकी वजह से। तो अब ये देखिए जंग बंदी के बाद जो है ये प्रॉक्सीज को किस स्टाइल में लेते हैं। हमास को तो तकरीबन छोड़ ही दिए हैं, बकिया जो है इराक का मामला और लेबनान का मामला और हौसियों का मामला, ये देखिएगा धीरे धीरे दूरी होती है या फिर ये इनके लिए जंग होती है, ये मैं आपको बताया। फिर इसके बाद अगर बात की जाए, कालीबाफ आल्सो से ईरान विल होल्ड फॉर्म ऑन इट्स स्टांस ऑन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाटरवे हो गया। ऑयल प्राइस में जो है थोड़ा सा फिर जंप आया है। ये देखिए असल जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेज voluntarily immigration of Palestinian from Gaza remains on his high agenda। तो ये देख रहे हैं वॉलंट्री इमिग्रेशन, ये वॉलंट्री इमिग्रेशन ये झूठ है, ये फोर्सफुल इमिग्रेशन, यानी गजा में रहना ऐसा जीना दोभर कर दो कि खुद छोड़ छाड़ करके खुशी खुशी के भाई हमको निकाल दो यहाँ से, हम चले जाएं कहीं भी, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। इसको वॉलंट्री, क्योंकि कल उसने बयान दिया कि टू स्टेट सॉल्यूशन कुछ नहीं है, फ्राम रिवर टू सी इजराइल ओनली फ्री। और आज कह रहा है कि यहाँ से गजा से निकाल दिया जाएगा, और 70% गजा को उसने कब्जा चुका है। कल भी उसने हमला किया, कल तो उसने लेबनान पे भी हमला किया, कह रहा कि हिजबुल्लाह के फाइटर को भी हम मारे। इजराइल पुलिस हैव अरेस्टेड 20-year old यूएस सिटीजन ऑन एलिगेशन ऑफ स्पाइंग फॉर ईरान। ये एक बात। तो कल जो है बेंजामिन नेतन्याहू समझ जाइए कि लेबनान के कब्जा वाले ग्रुप में गया हुआ था, कब्जा वाली ज़मीन में जा करके जो है हौसला दिया फौजियों कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और ये नहीं करना वो नहीं करना, ये सारी चीज़ें। ये मैं थोड़ा सा गजा का मैं आपको मैप दिखा दूं तो समझ में बात आ जाए। ये देखिए गजा को किस तरह से कब्जा हुआ। वेयर आर द इसराइली मिलिट्री साइट्स लोकेटेड गजा। ये देखिए नॉर्थ गजा, ये जो ब्लू ब्लू डॉट है इजरायली मिलिट्री साइट्स, न्यू इजरायली मिलिट्री साइट्स। तो ये देखिए यहाँ यहाँ न्यूज़ नॉर्थ गजा, गजा सिटी, देर अल बला, खान यूनुस। ये देखिए 70% कब्जा चुका है, 30% ही में जीने पर मजबूर। और जो भी वो पिछले साल जो है अक्टूबर के महीने में जो इनका एग्रीमेंट हुआ था, किसी पर जो है वो अमल नहीं कर रहा। तो ना वो वहाँ जो है लेबनान में अमल करता है, ना यहाँ पे करता है, और मुसलमान लोग जो है विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था। अब देखिए मामला क्या होता है। यहाँ पे भी जो है आईआरजीसी के 2 फौजी को मार दिया है किसी ने। और इराक में जो है जो ये है अमेरिका की जो है दूतावास है, वहाँ पे हमला हो गया। तो ये इराक में भी कहीं खाना जंगी ना हो जाए लेबनान ही की तरह। और सीरिया में भी अमेरिका इजराइल चाह रहा है कि यहाँ पे भी खाना जंगी हो जाए, शिया सुन्नी हो जाए, ताकि इन लोगों के जो है आपस में लड़ा करके ये किया जाए। और अभी जो फ़िलहाल तो मुझे ज़्यादा टेंशन है कि ये जो ये आ रहा है
ये जो शुरुआत के जो 10 दिन है, 4 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक, क्योंकि इनके जो फ्यूनरल है वो 4 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक है, 9 जुलाई का आखिर। तो इसमें बहुत बड़ी गैदरिंग होने वाली है और बहुत लोग आएंगे, करोड़ों लोग आएंगे, यानी तारीखी जनाजा होने वाला है। तो इसमें फिर वो बॉडी को लेकर के इराक भी जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर 10-10 किलोमीटर की जो है ये है, पब्लिक ही इतनी रहेगी कि वो इंतज़ाम करना ही पड़े। अब मुझे डर लग रहा है कि इसमें कुछ मतलब इसराइल जो है कुछ गड़बड़ी नहीं कर रहा। अब गड़बड़ी से मतलब यह है कि ऊपर से भी गड़बड़ी कर सकता है और चुपके से भी कर सकता है, तो बहुत ही रिस्की मामला है। तो दुआ कीजिए कि किसी तरह, मैं तो चाहता रहा था कि जो है शॉर्ट में कर लेते ये लोग, बाकी यार इन लोगों का अलग मिजाज है, तो ये करेंगे धूमधाम से ही। ये पॉलिटिकल जनाजा होगा एक क्लास से, लेकिन उसमें ख़तरा बहुत है। तो ये पूरा हफ्ता गुजर जाए, 9 तारीख अच्छे से तदफीन वाला मामला हो जाए, तभी जा कर के थोड़ी सी आफियत वाला मामला रहेगा, वरना यानी अगर कुछ ना भी हो, भगदड़ वगैरह भी हो जाए तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो दुआ कीजिए कि खैर आफियत के साथ मामला हो जाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जो है दावत दी गई थी, वो मना कर दिए। कल जो फ़ोन पे बात की मसूद पेजिशकियान से, वो भी बोले ये सब जो है फ्री रहना चाहिए वो। तो ये इंडिया ने पूरा खुला कह दिया है कि हम इसराइल के साथ हैं और ईरान के साथ नहीं, एक क्लास। जबकि आप देखेंगे जो ईरान इंडिया के ताल्लुकात हैं, तो वो हमेशा ईरान जो है इंडिया के साथ दिया है। यानी जब भी उम्मत मुस्लिमा का कोई इशू आया है, उम्मत मुस्लिमा का इशू क्या, इंडिया से तो खामखा एक ही रहता है, पाकिस्तान और इंडिया का मामला कश्मीर को लेकर के। तो इस तरह मामले में ईरान जो है आमतौर से इंडिया का साथ देता है, पाकिस्तान के मुकाबले में अगर कुछ भी होता है। तो अब बदले में पाकिस्तान भी चाहता है कि भाई हमारी मुसीबत है तो हमको साथ दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो है वो इसराइल और ईरान में लड़ाई हो गई है, तो ईरान, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इसराइल को तरजीह दे रही है। वो तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अमेरिका में जो है इसराइल का असर और रसूख कम हो रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि इसराइल जो है अपना गोल शिफ्ट कर लिया, कि अब जो है अमेरिका को काबू में रखने के से बेहतर यह है कि अब इंडिया ही को काबू में रखो, तो फिर सही रहेगा। क्योंकि ये बदलते रहते हैं। पहले जानते हैं कि इसराइल जो है यूके और फ्रांस, इन दोनों को लेकर के चलता था। उसके बाद जो है वो आगे आगे जो है अमेरिका को ही काबू में रखते हैं, तो उसी से काम चलता रहेगा। और यूके और फ्रांस को थोड़ा कम तवज्जो दिया और लोग तनकीद करने लगे। तो अब यह है कि यहाँ पर अमेरिका में तनकीद होने लगी है, तो अब जो है वो यूएई और इंडिया को जो है कहीं अड्डा ना बना ले, और ऐसा मजबूर जो है प्राइम मिनिस्टर लग रहा है कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ लग ही रहा है। तो देखिए कि क्या होता है। तो ईरान को तवक्को है कि हम जो है हमेशा डिप्लोमेसी में आपको साथ दिया हूँ, तो आप भी हमारे नाजुक वक्त में साथ देंगे। लेकिन इंडिया ने अपने गेस्चर से बता दिया है कि हर मामले में हम आपको साथ देंगे, लेकिन इसराइल वाले मामले में आई स्टैंड विथ इसराइल वाला मामला है, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए। आप फ्री में भी ऑयल देंगे तब भी हम इसराइल को साथ देंगे, क्योंकि हमारा जो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ये मामला है। तो 4 जुलाई को जो है आप जानते हैं कि अमेरिका में भी जो है जंग आज़ादी का 250वां दिन है, 250वां साल है। तो 4 जुलाई इनके यहाँ भी अहम है, इसी वजह से लगता है कि ईरान ने 4 जुलाई को ही अहम मतलब सोच समझ के रखा है। 1776 में, 1776 में जो है 4 जुलाई को ये 13 कॉलोनी वाले अमेरिका के, इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था कि हम आज़ाद हैं और आज से फिर हम संघर्ष जारी कर रखेंगे। फिर आखिर जो है 1783 में जा कर के यूके ने मान लिया कि ठीक है तुम आज़ाद। तो ये 7 साल के बाद इन लोगों को आज़ादी मिली, लेकिन इन लोगों ने ऐलान कर दिया कि हम लोग आज़ाद हैं। तो ये मामला है। तो आप 1776 से अभी जोड़िए 2026, तो 250 साल बनते हैं। तो उस वजह से वो पिछले साल ही से जो है डोनाल्ड ट्रम्प जो है इसको सेलिब्रेट कर रहा है, तो 4 जुलाई को ज़्यादा सेलिब्रेट करेगा। तो इधर भी मामला है और इधर जो है जनाजा का जो मामला है, तदफीन का मामला है।
तो देखिए कि मामला क्या होता है। आज जो है समझिए कि चाइना का जो है कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वो यौम तासीस डे है। ये समझिए कि 1 जुलाई 1921 को जो है कम्युनिस्ट पार्टी को कायम किया गया था। तो ये समझिए कि 105 साल हो गया आज। तो नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन जो है उसने मुबारकबाद भी दिया है और कहा कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि चाइना का भी शिकायत है कि तुम कुछ ज़्यादा ही जो है पुतिन के करीब हो गए, फौजी वौजी भी दे रहे हो, मरवा भी रहे हो फौजियों को, तो कुछ ज़्यादा करीब तो नहीं हो गए। तो उसने कहा नहीं नहीं, हम आपके भी करीब हैं, उनके भी करीब हैं, आप दोनों हमारे गुरु हैं, कोई मसला नहीं। ये तो यहाँ पर जो है चाइना में आप समझ जाइए कि 1911 में बादशाहत ख़त्म हुई थी। उसके बाद जो है कोमिंतान पार्टी जो नेशनलिस्ट पार्टी जो है यहाँ पर जमहूरियत लाने की कोशिश की। लेकिन बीच में यह हुआ कि 1917 में रशिया में इनकलाब आ गया कम्युनिस्टों का, तो फिर चाइना में भी जो जोश आ गया। तो उन लोगों ने भी जो है 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद रख दी है। तो फिर ये दोनों मिल करके जो है नेशनलिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ने मिल करके यहाँ पर जो बादशाह लोग थे, छोटे मोटे वार लॉर्ड वगैरह थे, उनसे जंग किए ताकि यहाँ पे जमहूरियत वगैरह लाई जाए। तो फिर ये लोग जो है फिर 1928 वगैरह में इख्तलाफ के शिकार हो गए। फिर आपस में लड़ने भी लगे दोनों पार्टी सब कि लीड कौन करेगा, लीडर कौन रहेगा। फिर लॉन्ग मार्च हुआ यहाँ पर 1934-35 में। उसी में जो है माओ जुदान जो है बड़ा लीडर बन करके उभरा। 1 लाख लोग निकले थे लॉन्ग मार्च में, और 1 साल के बाद पहुंचे तो समझिए कि सिर्फ 10,000 बचे थे, यानी 90,000 लोग मर गए थे। इतना टफ लॉन्ग मार्च था ये। तो ये राहुल गांधी वाला लॉन्ग मार्च नहीं था पैदल यात्रा, ये एक टफ वाला था। तो उसके बाद वो अपनी पार्टी का भी और दोनों पार्टी में भी सबसे बड़ा लीडर बन गया इसका। लेकिन उसके बाद जो है फौरन जापान ने हमला कर दिया चाइना पे। तो फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये लोग लग गए। जब दूसरी जंग अजीम 1945 में ख़त्म हुई है, तो फिर दोनों लड़ने लगे कि हुकूमत अब किसकी होगी, इस पे कम्युनिस्टों की होगी या नेशनलिस्टों की होगी। तो फिर 4 साल तक ये लोग खाना जंगी किए, लाखों लोग मरे। 1949 में जाकर के कम्युनिस्ट वाले बिलाखिर जीत गए और नेशनलिस्ट वाले हार गए। तो वो लोग जो है ताइवान भाग गए। तो कम्युनिस्टों ने कहा जाने दो, थोड़ा सा उन लोगों को भी वहाँ, तो ये लोग यहाँ पे हुकूमत कायम की, यहाँ पे किए। तो यही जो है झगड़ा अभी तक। ये मैं सोचा ब्रीफ थोड़ा आपको बता देता हूँ। जापान की प्राइम मिनिस्टर जो है सना तकाइची, वो इंडिया आ रही है आज। और एक बड़ा जो है मुआहदा होने वाला है, इंडिया का रूपी और जापान का येन, इन दोनों में ये होना है कि जापानी बिजनेसमैन या इंडियन बिजनेसमैन अगर कोई भी ख़रीदो फरोख्त करते हैं तो डॉलर ही पे करना कोई ज़रूरी नहीं है, अपना अपना जो है करेंसी भी पे कर सकते हैं। ये बड़ी बात है, डॉलर को थोड़ा ना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं तो हल्का सा झटका तो ज़रूर लगेगा। क्योंकि इंडिया भी धीरे धीरे जो है ये करेंसी एक्सचेंज वाला मुआहदा कर रहा है। आप देखेंगे कि इंडोनेशिया से हो गया है, मॉरिशस से हो गया है, एक और से यूएई से हो गया है, और ये चौथा जो होने जा रहा है। लेकिन अभी चूंकि इंडियन करेंसी खुद ही जो है गिर रही है, तो इस वजह से लोग उसको इस्तेमाल कम करेंगे। लेकिन जब जो है इंडिया के करेंसी स्ट्रांग होगी तो फिर डॉलर को बड़ा झटका लग सकता है। साउथ अफ्रीका में एक बड़ा मसला हो गया है कि वहाँ के जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जैसे इंडिया में कैसे बीजेपी बजरंग दल वाले सब, वहाँ भी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट जो है, जैसे यहाँ बोलते हैं ना कि बांग्लादेशी वगैरह हैं, तो ऐसे वो यहाँ से छोड़ दें वरना उनके खिलाफ हम एक्शन लें। अल्टीमेटम दे दिए थे कि 30 जून। अब गवर्नमेंट कह रहे हैं कि भाई हमारे तरफ से इलीगल जो है जो भी वर्कर यहाँ पे हैं वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम क्रैक डाउन करने वाले नहीं है, ये हमारे तरफ से नहीं है। और एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने बोल दिया तो ऐसी बात नहीं है, पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सब लोग जब बोरिया बिस्तर लेकर के भाग रहे थे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो बहुत कियोस मचा हुआ था। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में समझिए कि साउथ अफ्रीका जो है कंपेरेटिवली जो है काफ़ी अच्छा है। तो सब लोग जो है आते हैं यहाँ पर रोज़ी रोटी वगैरह के लिए, जैसे हम लोग एशिया में जाते हैं सऊदी अरब वगैरह,
बांग्लादेश वाले, नेपाल वाले इंडिया आते हैं, इंडिया वाले जो है सऊदी गल्फ़ वगैरह जाते हैं, गल्फ़ वाले यूरोप जाते हैं। ऐसी दुनिया चल, यहाँ मामला है। रशिया यूक्रेन जंग में जो है शदीद जंग चल रही है, क्योंकि मैं बताया कि जो है जेलेंस्की ने कह दिया है कि ऑपरेशन 40 यानी 40 डेज हम भरपूर ट्राई करेंगे रशिया को मिलिट्रीली प्रेशराइज करने के लिए कि वो निगोशिएशन टीम पर बैठे। तो उसके लिए ये भी तेज कर दिया हमला, था रशिया ने भी तेज कर दिया हमला। लेकिन यूक्रेन ज़्यादा टारगेट कर रहा है क्रीमिया को। तो ये देखिए 40 रोज में ये छीन पाता या नहीं छीन पाता। बाकी यूरोप वाले जो भर भर के मदद दे रहे हैं। और अब तो स्वीडन से जो है फाइटर जेट का भी जो है मुआहदा हो गया। तो पहले हेलमेट से मामला शुरू हुआ था, अब देखिए यहाँ फाइटर जेट तक मामला हो गया। अब बस एक ही बात रह गई है कि कहीं न्यूक्लियर बम ना दे दे उसको। पहले कह रहे कि सिर्फ हेलमेट हम दे रहे हैं इनको मदद के तौर पर, फिर बोले कि हम बंदूक दे रहे हैं, फिर बोले कि हम जो है टैंक दे रहे हैं, फिर बोले कि हम इनको मिसाइल दे रहे हैं, फिर डिफेंसिव दे रहे हैं। अभी देखिए कि यहाँ पर स्वीडन ने जो है ग्रिपेन का जो है मुआहदा कर लिया। तो अब क्या ले दे करके एक ही बच गया न्यूक्लियर बम। यूरोप में गर्मी इतनी पड़ रही है कि रोड वगैरह जो है टूट रहे हैं, पटरी जो पिघल जा रही है। स्पेन में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वहाँ चूंकि आदत नहीं है हम लोग को, तो चलिए कुव्वत बर्दाश्त है, तो 45-49 भी पहुँच जाए सेल्सियस तब भी ज़्यादा मसला नहीं रहता है। लेकिन यहाँ तो जान के लाले पड़ जाते हैं। फिर इन लोगों का घर वगैरह का स्ट्रक्चर ऐसे ही है कि जहाँ गर्मी को ज़्यादा एब्जॉर्व कर सके, क्योंकि यहाँ ठंडी रहती है, गर्मी की ज़रूरत रहती है। तो घर वैसे ही बनाते हैं। हम लोग घर बनाते हैं हवादार, तो वहाँ पे जो है गर्मी कम लगे। ये लोग बनाते हैं कि हमारा घर गर्म रहे, और उसमें गर्मी आ गई है, इस वजह से इनको डबल प्रॉब्लम है। अब ये लोग एसी वेसी उतना लगाते नहीं, हम लोग का जो जिसके भी पास पैसा है, फैन है, कूलर है, एसी है। यानी गर्मी एक प्रॉब्लम है। जैसे ये लोग ठंडी के हीट के लिए जो है इंतज़ाम करके रखते हैं, इनके यहाँ ठंडी प्रॉब्लम है, हम लोग के यहाँ गर्मी प्रॉब्लम है। तो हर आदमी पहले ही से जो है वैसे इंतज़ाम करके रखता है। अब ये आउट ऑफ बॉक्स जो है यहाँ पे आ गया है गर्मी का प्रॉब्लम। इसकी वजह से काम काज बिल्कुल ठप है, आदमी घर से निकल ही नहीं रहा। मुसीबत है। बस ये है कि फुटबॉल का मैच चल रहा है, फुटबॉल में भी जो है नॉकआउट सिस्टम जो अजीब व गरीब हो रहा है। तो जर्मनी को बाहर कर दिया, बताइए। और एक और जापान बेचारा बाहर हो गया। और एक और कोई अच्छी टीम बाहर हो गई। मैं देखता नहीं हूँ, न्यूज़ में देख लेता हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन आते रहते। तो बहुत ही पॉपुलर गेम है ये। मैं पढ़ा तालिब इल्मी के ज़माने में खेला हूँ 5-6 साल फुटबॉल, लेकिन दिलचस्प मुझे पसंद कभी नहीं आया। हाँ, दिली पसंद जो है क्रिकेट, लेकिन वो हमारे मदरसे में खेलना मना था। बाकी यहाँ पे जो था पेरू में, यहाँ पे वो कीकू जो लेडीज थी वो समझिए जीत गई है। अमेरिका ने भी आशीर्वाद और जो है इसको ये दे। वेनेजुएला में जो अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन जारी सारी है। 1700 के करीब जो है यहाँ पर जो हलाकतें हो गई। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करें, ब्रदर मुल्क इस्लामी ब्रदर जब भी मशक कर रहे हैं लड़ाई करने के लिए, फ़लस्तीन की मदद करेंगे, तो कहने पहले थोड़ा सा एक एक हाथ कर लिया जाए। तो पाकिस्तान ने जो है हमला किया था अफगानिस्तान पे, यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि सिविलियन को तुम लोगों ने मार दिया, ऐसा मत करना। अब ये है कि पाकिस्तान भी इस तरह बमबारी करेगा सिविलियन वगैरह का, डबल ट्रैप बिछा करके। तो कल होकर के इसराइल जब बमबारी करेगा गजा पे, तो किस मुंह से उसको कंडेम करेंगे? वो कहेगा तुम अफगानिस्तान को मारते हो, हम गजा को मारते हैं। तो दोनों में फ़र्क है, दोनों भाई हैं, कज़िन है, वी आर कज़िन। आओ इब्राहिम अकॉर्ड ज्वाइन कर लो। तो अब अफगानिस्तान वाले भी बेचारे क्या करें इस मामले में? जान लीजिए कि हम समझते हैं कि दोनों गलत है, आपस में लड़ना ही नहीं चाहिए। अब अफगानिस्तान वाले ड्रोन जो भेजे, तो पाकिस्तान कहना है कि चारों 4 ड्रोन भेजे, तो चारों ड्रोन को हम लोग नष्ट कर दिए। तब देखिए वो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले जिद्दी भी रहते हैं, वो मानने वाले नहीं है। वो इधर मारेंगे, इधर मारेंगे, इधर परेशान कर हैरान करेंगे। और इधर जब पाकिस्तान को प्रॉब्लम है वाटर को लेकर के, इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960-62 में जो था, उसको इंडिया ने कैंसिल कर दिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। तब पाकिस्तान धमकी पे धमकी दे रहा है कि हम जैस तुम पानी बंद करोगे हम सांस बंद कर देंगे, तुम हाथ डालोगे हम हाथ काट देंगे, ये सारी चीज़ें।
अब इंडिया कह रहा है कि तुम बोलते रहो, हम कुछ बोलेंगे। पानी की सर ज़रूरत तुमको है, हमको ज़रूरत ही नहीं। अब वो पूरी दुनिया को बुला बुला करके दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। लेकिन दुनिया कह रहा है कि भाई इतने मसाइल हैं कि क्या क्या देखें, ये तो नॉर्मल मसाइल है ना। अभी तो जंग रोक दें, यही बहुत बड़ी बात है। और इंडिया में वही एक कोचिंग छत भी गिर गया है, तो वहां पे जो 14 बच्चे मर गए। तो अब इंडिया में भी जो है कोचिंग में आग लग जाती है या छत गिर जाते हैं, देखिए क्या मसला है। इंडिया में जो है सबसे बड़ा मुद्दा है चोरी का। चोरी का मुद्दा जो है छा गया है, वो भी राम मंदिर के जो है दान का चोरी का मामला है। और कितना कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। बोरी भर भर करके लूटे हैं सब लोग। और ये आस्था वाला सवाल है। और समझ जाइए कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फिर से बनाना पड़ेगा उसको। वरना जो है इतना ज़्यादा इसको गड़बड़ कर दिए हैं कि लोगों का आस्था जो है तो ये डाउट हो जाए। तो देखिए कि क्या होता है। सोनम वांगचुक साहब जो है चौथा दिन में जो है वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, शुगर डाउन हो रहा है। अब ये सबको सनसनीखेज जो मीडिया वाले बनाते हैं, मीडिया अट्रैक्शन है ही नहीं उतना। तो देखिएगा कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा तो उन्हीं को कहेंगे कि इनको जान देने की क्या जरूरत थी। और अगर ये मीडिया उनके साथ रहती तो फिर उसी को सनसनीखेज बना देते कि देखिए इतना बड़ा साइंटिस्ट जो है जिसने देश को क्या नहीं दिया, और उस वो अभी जो है दम तोड़ रहा है, और गवर्नमेंट को फिक्र नहीं है, ये हत्या है, ये है वो है। तो सब मीडिया का कमाल है। अब राहुल गांधी जो है एक प्रोग्राम तो किया जयपुर में, फिर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। वो भी लगता है कहीं बाहर घूमने उमने गया होगा। तो हम तो कहते हैं कि भाई तुम पहले शादी कर लो, उसके बाद ही तुम पॉलिटिक्स करो, ताकि तुम यकसुई के साथ रह पाओ। तो वो 24 आवर जो है पॉलिटिशियन बनेगा तभी कुछ होगा। ये नहीं कि एक प्रोग्राम की आप फिर जो है खुद जानबूझ करके डेट डाल देते हैं कि अब नेक्स्ट प्रोग्राम होगा इलाहाबाद में 1 महीना बाद। वो मुद्दा रहेगा क्या? फिर तीसरा प्रोग्राम होगा 1 महीना बाद। ऐसे काम होता है? लोहा जब गर्म रहता है उसी वक्त मारना रहता है। इतना बड़ा बड़ा मुद्दा है, समझिए कि राम मंदिर के जो है दान चोरी का मामला है, यहाँ पर जो मोहन यादव के जो है ज़मीन का मामला है, या फिर जो खीरा में जो सब्सिडी का मामला है, पेपर लीक का मामला है। अपोजिशन जो है आराम में है, वो समझते हैं कि ये लोग खुद ही जो है हुकूमत करते करते लोगों की नाराजगी के जमा होते होते खुद ही जो है जनता इनको हटा दे। भाई ऐसा नहीं होता, जनता अगर हटाएगी भी तो फिर जनता खुद आ जाएगी, वो आपको नहीं लाएगी। तो इस लिहाज से अगर किसी को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है तो फिर डू एंड डाई पॉलिटिक्स में आए, फिर तख्त या तख्ता। ऐसा नहीं। तो आज के पॉलिटिक्स तो ऐसे ही है। ये देखिए इमरान खान है या तो प्राइम मिनिस्टर या जेल में। तो ये चाहेंगे कि हम आराम से बाहर भी रहें और जो है हुकूमत में आ जाएं। ये थोड़ा सा आज के दौर में मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन अब नेचर बदल गया है। तो इस वजह से उस हिसाब से पॉलिटिक्स करेंगे तभी इंडिया बचेगा, वरना तो बहुत मुश्किल है। अंधभक्ति ऐसी आ गई है कि राम मंदिर के जो है दान चोरी भी वो ऐब नहीं लग रहा कि गलत हुआ है। वो कह रहे नहीं, सवाल उठाने वाले गलत हैं, ये है वो है। हमारे गुरुजी जो कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं। ये मामला सलमान साहब के बारे में जो है अजीबो गरीब में मामला देखा। मैं तो अपने ताज़ियत कर दिया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे तहरीरी शक्ल में। लेकिन मैं अजीबो गरीब देख रहा हूँ कि पूरा एक तूफान मचा हुआ है। कुछ लोग उनको फेवर कर रहे हैं, कुछ लोग जो है बीच का रास्ता लिए हुए हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल काफिर ही करार देना चाहिए। तो जो लोग काफिर करार दे रहे हैं, मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ उनके इल्मी इस पे। इतनी बड़ी शख्सियत ये। तो मैं तो उनको खवारिज समझता हूँ, तो उनको काफिर काफिर खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो सलमान साहब की बड़ी इज्जत थी मेरी निगाह में। गर्चे मैं बहुत ज़्यादा नहीं सुनता था, क्योंकि मैं तो अपना इल्मी मशागिल में लगा रहता हूँ। बकिया मैं जो है इंडिया में तीन ही शख्सियत को जो है इल्मी लिहाज से या दमदार लिहाज से मैं मानता हूँ। एक जो है सलमान साहब को, फिर एक दमदार लीड, मतलब शख्सियत समझ जाइए, चाहे इल्मी लिहाज से, अरबी के लिहाज से, या खूबसूरती के लिहाज से भी कह सकते हैं आप। और एक जो है ये जो नाम भूल रहा हूँ मैं, खानका वाले जो हैं,
दूसरे हैं समझे कि ताहिर मौलाना ताहिर मदनी साहब, वो हमारे उस्ताद रहे थे इस लिहाज से, उनकी भी फ़हम फ़िरासत से तो हम लोग कायल हैं कि तालिब इल्मी ज़माने में कभी वो जीतने नहीं दिए। तो वाकई में अल्लाह ताला ने खुदादाद सराय दिया। और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, इन तीनों में बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा कल्बी लगाव जो है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से। बकिया सैयद सलमान ये सलमान नदवी साहब, जब मैं मदरसे में था तो एक कोई प्रोग्राम सेमिनार वगैरह था, उसमें आए थे। तो हम लोग अभी अरबी अव्वल ही दो में से ज़्यादा कुछ समझते नहीं थे, लेकिन मैं देखा कि पूरे मतलब पूरे हिंदुस्तान से उलमाए किराम आए थे। और मतलब हमारे मदरसे में खुद बड़े बड़े उलमाए किराम थे, लेकिन देखे कि सलमान साहब आए तो छाए हुए हैं। तभी हम हमारे दिमाग में बैठ गया कि ये बड़े मौलाना है। और वाकई में जब अरबी बोलना शुरू किए तो कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। तो इस वजह से वो शख्सियत पहले ही से दिमाग बैठी हुई। बकिया इल्मी अख्तिलाफ़ तो सबसे है। तो इस लिहाज से मैं, जो लोग भी उन पे जो है अब उनके इंतकाल के बाद तनकीद कर रहे हैं, तो मैं तो उनको बेवकूफ़ी समझता हूँ। और ज़्यादा क्या कहा जाए। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज मैं इंशाल्लाह जो है मुग़लिया सल्तनत शुरू करूँगा। अब मुग़लिया सल्तनत पे इंशाल्लाह पहली वीडियो आएगी। तो आज पहली तारीख़ है, तो आप लोग एडमिशन लेना चाहें तो एडमिशन ले लीजिए। 7756942595। ये नंबर शायद गलत है, जैसे ये कोई एडमिशन के लिए आ नहीं रहा मैसेज। तो जिनको फ़ीस अदा करनी है वो फ़ीस अदा कर दें जल्दी से। और फिर जो है मुग़लिया सल्तनत, आज अगर मुझे टाइम मिला तो पहली वीडियो बनाऊंगा बाबर पे। तो 12 वीडियो में जो है दिल्ली सल्तनत मुकम्मल हुई है। और कंक्लूडिंग वीडियो एक दो और आएगी 12 से 15 वीडियो में, क्योंकि मैं थोड़ा भी मुताला कर रहा हूँ कि जितने भी सूफियाए किराम हैं और तारीख़ वगैरह नवीस वगैरह हैं, और फिर जो इमारात वगैरह जो बनाए हैं, यानी कुतुब मीनार किसने बनाया तो ये किसने बनाया, उस पे तो समझिए 12 से 15 वीडियो में ये मुकम्मल हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। फिर मुग़लिया सल्तनत भी जो है 12 से 15 वीडियो में हो जाएगी। फिर 1857 से मैं थोड़ा सा और भी डिटेल में लेकर के चलूँगा। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि इल्मी सफ़र जारी सारी रहे। जज़ाकल्लाह।